नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कई दिनों से अटकलें लगी हुई थी। एक तो है सबसे मेजर हमारा जो आज का डिस्कशन होगा वो है स्पेशल सत्र जो होगा पार्लियामेंट का। तो उसमें कल बीजेपी ने एजेंडा जो है वो बता दिया है कि उसमें क्या-क्या होगा। उसमें 4 बिल्स हैं, तो उस वो डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं ओमकार जी। ओमकार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो काफ़ी अटकलें लग रही थी इसके बारे में कि क्या होगा, इसमें वक्फ एक्ट आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा या फिर जो विमेन रिजर्वेशन होगा वो होगा। पर ये जो 4 बिल्स है उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो क्लेम किया जा रहा था इतने दिनों से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं। वो सरप्राइज़ देते हैं और अभी भी जो सरकार की तरफ से बताया गया है कि 4 विधेयक इसमें रखे जाएँगे, जिनमें से 2 विधेयक ऑलरेडी राज्यसभा से संस्तुति मिल चुकी है। जी। 2 और बिल हैं, वो रखे जाएँगे। इसके अलावा कहा गया है कि पहले दिन 18 सितंबर को जो संसद का पुराना भवन है, वहाँ पर जो संविधान सभा से लेकर के अब तक की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा है, इसकी जो उपलब्धियाँ हैं, इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं और जो हमने अब तक सीखा है, उस पर चर्चा करेंगे। यानी करीब-करीब 70-75 साल का जो हमारा 1947 के बाद का, बल्कि 1950 के बाद का जो डेमोक्रेटिक हमारा एक जर्नी है, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे पेंच हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन जी। जो मैं कह रहा था कि एक सरप्राइज़ वाला जो एलिमेंट रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर काम में, तो इस काम में भी था। एक तो अचानक 5 दिन के स्पेशल सेशन की जब उन्होंने घोषणा करवाई, तो यही अपने आप में सरप्राइज़ था। ये उनके विरोधियों के लिए भी था, ये मीडिया के लिए भी था और उन्होंने या संसदीय कार्य मंत्री ने, उनकी सरकार ने या स्पीकर ने कोई एजेंडा बताया नहीं कि जितने जिसको ख़याली पुलाव पकाने हैं, बेटा पका लो। जिसको जो अंदाज़े लगाने हैं, सब लगाओ अपने जो कहना चाहिए कि घोड़े दौड़ाए जाते हैं विचारों के कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, इंडिया का नाम भारत हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, वुमेन रिजर्वेशन हो सकता, मतलब जितना जिसके दिमाग दौड़ सकते हैं आप दौड़ा लो। और जब सारे उन्होंने देख लिए कि हाँ अब ये थक गए, अब और कोई नया ख़्याल इनके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर एक सरप्राइज़ एलिमेंट दिया कि कुछ नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है, ज़्यादा परेशान ना हों, ना मीडिया वाले, ना विपक्ष के लोग। हम बस 2 वो विधेयक लोकसभा की स्वीकृति के लिए पेश करेंगे, जिनको ऑलरेडी राज्यसभा अपनी मोहर लगा चुकी हैं, संस्तुति दे चुकी है और 2 और विधेयक आएँगे। इसके अलावा चर्चा कर लेंगे अब तक की जो यात्रा है और ये जो पहले दिन 70-75 साल की जो हमारी डेमोक्रेटिक जर्नी है, इस पर जो चर्चा है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला एलिमेंट भी है और ये कहना चाहिए कि बनता भी है। क्योंकि जो 70-75 साल की हमारी संसदीय यात्रा रही है, जिस पार्लियामेंट में रही है, उस पार्लियामेंट को अलविदा कहने से पहले वहाँ पर अगर मोदी सरकार एक चर्चा कराना चाहती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये उस भवन के लिए भी जिसने अनेक संवैधानिक संशोधन किए हैं, अनेक कानून बनाए हैं, अनेक सरकारों, प्रधानमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं का ये सदन गवाह रहा है और ऐसे-ऐसे नेताओं को इस सदन ने देखा है, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई,
चौधरी चरण सिंह तो एज प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गए, पर मोरारजी भाई की सरकार में कम से कम वो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे, तो सदन में तो उनकी भी भूमिका रही। इसके बाद फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी के कार्यकाल को देखा, बोफोर्स के हंगामे को देखा, इससे पहले मुंदड़ा केस और पता नहीं कितने मामलों को लेकर के हंगामे हुए हैं। वो सारी यात्रा इस सदन ने देखी है। फिर अगर हम आए तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद फिर चुनाव, फिर पीवी नरसिम्हा राव, उनके बाद फिर शुरू होते हैं एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल, फिर अटल जी का एरा शुरू होता है जो करीब करीब 6 साल के आसपास तक चलता है, फिर मनमोहन सिंह, और 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी। तो जी। एक यात्रा है। उस यात्रा पर अगर पक्ष और विपक्ष हंगामा करने के बजाय शांति से तथ्यों पर, माइनस प्लस जो भी हैं उन पर अगर चर्चा करेगा, तो मुझे लगता है कि जो पहला दिन होने वाला है वो अपने आप में एक और हिस्टोरिकल डे होगा, जहां तक हमारी संसदीय व्यवस्था और प्रणाली का प्रश्न है। पर काफ़ी लोगों का मानना है कि ये जो 75 साल का इतिहास, इस पे जो डिस्कशन होगा, तो ये भी एक प्रकार से ऑपोज़िशन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 60 साल के लिए तो कांग्रेस ही सरकार में रही है। तो इसमें उनकी क्या कमियाँ रही है पिछले 60 साल में, नेहरू की क्या कमियाँ रही है, इंदिरा गांधी की जो कमियाँ रही है, इमरजेंसी वगैरह। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भी जो डिस्कशन होगा, ये उसी बात पर होगा कि ऑपोज़िशन को एक तरीके से कैसे टारगेट किया जाए संसद में, एमपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसके इलेक्शन से पहले। तो जो अ, अपने जयराम रमेश है, उनका भी ये कहना था कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसमें जो 4 बिल्स है, तो ये ऐसे विशेष तो कुछ है नहीं कि इनको स्पेशल सेशन बुला के इनको पास करवाना चाहिए, ये तो विंटर सेशन में भी हो सकते थे। तो एक प्रकार से ये मोदी की साजिश लग रही है कि कांग्रेस को कैसे निशाने पे लाया जाए, ऐसा काफ़ी ऑपोज़िशन पार्टियों का और कुछ पत्रकारों का भी कहना है। एक तो विपक्षी दलों को, विशेषकर कांग्रेस को, ये वहम नहीं होना चाहिए कि राजनीति करना केवल उन्हीं को आता है। ये कम से कम नरेंद्र मोदी ने एज प्राइम मिनिस्टर बता दिया है और सिखा दिया है इन लोगों को कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स की कैसे जाती है। तो जयराम रमेश जो कह रहे हैं या जो आशंका जाहिर कर रहे हैं बिल्कुल सही ही है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। और जिन पॉइंट्स पर आपने अंडरलाइन किया है, इमरजेंसी हो या नेहरू का कार्यकाल हो, और उसके बाद भी अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी जब 80 में उनकी वापसी हुई थी 352 सीटों के साथ, उस समय का भी उनका कार्यकाल 4 साल का देखें तो बेहद विवादास्पद कार्यकाल रहा था, जी। जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद उनकी हत्या, हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ, और उसमें जो राजीव गांधी ने बयान दिए थे बहुत ही बचकाना कि जब कोई एक बड़ा पेड़ पेड़ गिरता है। गिरता है तो धरती हिलती है। तो जिस तरह के प्रश्न ये लोग नरेंद्र मोदी से पूछने की कोशिश करते हैं और समय समय पर जिस तरह के अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे अवसर सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी आते हैं या पैदा किए जा सकते हैं, जब आपको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो 1947 से लेकर के अब तक की यात्रा है, जिसमें 55-60 साल कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 35 या 37 साल तो अकेले इस परिवार के ही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसे में देश की जो बदहाली है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2014 के बाद से ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित हुई हैं या 1947 से ही थी? और जितनी तेज गति से काम अब हो रहा है हर सेक्टर में, और जो दिखाई भी दे रहा है, तो वो नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, पीवी नरसिम्हा राव के समय में या मनमोहन सिंह के समय में क्यों नहीं हुआ?
चलिए पीवी नरसिम्हा राव का तो हम कार्यकाल फिर भी एक ऐसा एरा मानते हैं जब जो ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी उसकी पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना का एक बहुत अहम फैसले उसमें लिए गए थे। पर बाकी के समय क्या हुआ? गरीबी दूर क्यों नहीं हो पाई? बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो पाई? महंगाई काबू करने का नारा तो इंदिरा गांधी ने 71 से पहले दे दिया था। तो वो महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा पाए आप लोग? तमाम तरह की बातें। और इनके कार्यकाल में ये गिनाने के लिए भाखड़ा नांगल बांध का नाम लेते हैं, कुछ और चीज़ों का नाम लेते हैं, लेकिन जब सदन में चर्चा होगी, समीक्षा होगी, और ये जो आजकल राहुल गांधी लेह लद्दाख की बाइक राइडिंग करते हैं और वहाँ मीडिया के सामने खड़े होकर के ये कहते हैं कि साहब मेरी लोगों से बात हुई है, लोगों का कहना है कि चीन ने हमारी ज़मीन कब्जा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर इस पर नहीं बोलेंगे क्या जब पिछले 70-75 साल की बात आएगी? वो बताएंगे नहीं कि नेहरू के समय में कब कब कितनी कितनी जमीनें कैसे कैसे चीन ने कब्जाई थी, या मनमोहन सिंह के समय ही जो 2013 का किस्सा है, किस तरीके से देपसांग में या दूसरी जगहों पर आकर के चीन के सैनिक बैठ गए थे जहां अभी भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी क्या? और इसका डर है इनको, जयराम रमेश जैसों को। वो समझते हैं इन चीजों को कि ये एक दिन की जो चर्चा रखी गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? इनको आईना दिखाने का ही मकसद है। ये बिल्कुल सही उस पर पहुंच गए हैं। और दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं ना, इनको बड़ा शौक है इस बात का। सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक इनके तमाम प्रवक्ता, इनके नेता बात बेबात जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र की हत्या इस देश में अगर किसी ने की थी तो उसका नाम इंदिरा गांधी है। सबसे और पहले तो इंदिरा नेहरू ने ही की। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो पहला अमेंडमेंट आया वो नेहरू जी ने ही किया था। नेहरू के तो बहुत सारे किस्से हैं जो संभवतः सदन में रखे जाएंगे लोगों के सामने कि वो कैसी डेमोक्रेसी चाहते थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने उनके बारे में कुछ लिख दिया था, तो मजरूह सुल्तानपुरी को 17 महीने तक जेल में रहना पड़ा था, जी। उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया था। इसी तरीके से अलग अलग समय पर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के रेडियो पर गानों पर पाबंदी क्यों लगाई गई थी, इसकी भी चर्चा होगी। अगर चर्चा करने पर उतारू हो गए सरकार के लोग, वो बताएंगे कि संजय गांधी ने किस तरीके से प्रेशराइज किया था किशोर कुमार को किसी कांग्रेस के यूथ प्रोग्राम में आकर के गाना गाने के लिए, और उन्होंने मना किया तो बदले में उनके गानों का प्रसारण तक रेडियो पर बंद कर दिया गया था। ये डेमोक्रेसी की हत्या की बात करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लता मंगेशकर ने जब सावरकर की कविताओं पर काव्य किया था, तो लता मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो से निष्कासित कर दिया था क्योंकि उन्होंने सावरकर की कविताओं को, पंक्तियों को म्यूजिक दिया है। तो ये तो इनका टॉलरेंस लेवल है और ये इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये कि जो उनसे कंफर्म नहीं करता उसको वो साइड ट्रैक कर देते हैं और फिर बाद में आके ये बोलते हैं कि देश में जो है अब जो है फैसिज्म आ गया है। और चाइना की भी जब राहुल गांधी बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मनमोहन सिंह के दौरान क्या हुआ था या नेहरू का क्या वक्तव्य था गलवान के लिए या फिर जो अक्साई चीन है उसके लिए कि वहां तो एक पत्ता नहीं उगता तो उसके हमें क्या जरूरत। तो ये तो इवन इनके असम विजनरी लीडर है। असम को उसके हाल पर छोड़ दिया था इन्होंने, नेहरू ने। असम को भी ये बल्कि काफी लोगों को ये पता नहीं है कि असम को भी ये ईस्ट पाकिस्तान में देने के लिए जा रहे थे। वो तो अब यस। भला हो उन लोगों का कि जिन्होंने वो कुपोषण करके जैसे तैसे भारत में वो विलीन हुए, वरना आज आसाम भी एक वेस्ट बंगाल का वेस्ट अपना बांग्लादेश का पार्ट होता, ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट होता। तो एक्चुअल में जब जब अतीत में झांकने की बात होती है ना, तो ये लोग घबरा जाते हैं, इनके तिरपन कांप जाते हैं। इनको लगता है कि हमारा तो इतिहास ऐसा है कि उसको अगर उघाड़ना शुरू करेंगे तो उसमें सड़ांधी आएगी और कुछ नहीं होगा। इन्होंने इनके जो जितने भी पूर्वज हैं जिन्होंने शासन किया है, उन्होंने
जो जो कारनामे कर रखे हैं, जो जो भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुए हैं, जिस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ एक तरीके से बलात्कार हुआ है, और जिस तरीके से मतलब आप मैं बहुत छोटी सी बात कह करके अपनी इस पॉइंट पर बात खत्म करूंगा। 2014 से पहले वरुण अगर हम देखें तो क्या हाल करके छोड़ा था इन्होंने देश का। मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली से जब मुझे अपने होम टाउन मेरठ जाना होता था तो मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ता था कि बेटा कम से कम 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, 2-3 शहर ऐसे हैं जहां आपको 2.5-3 घंटे जाम में फंसना ही है। मुरादनगर हो गया, गंग नहर हो गई, फिर मोदी नगर हो गया। उससे पहले भी कुछ ऐसे अ, अ, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स खुल गए थे जिनके बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। एक जगह एक सत्संग होता था, वहाँ पर भी जो है व्हीकल्स की रेलम पेली होती थी। तो हर जगह जाम में खड़े रहते थे। आप याद करिए, आपको बिजली का बिल जमा करना है, चाहे आपको टेलीफ़ोन का बिल जमा करना है, चाहे गैस का सिलेंडर लेना है, चाहे केरोसिन लेना है 5 लीटर, हर जगह आप लाइन में जाके खड़े हो जाइए। आपको रेलवे का टिकट लेना है तो आप कम से कम घंटा भर पहले रेलवे स्टेशन पहुँच कर के लाइन में खड़े होइए। फिर भी इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि ट्रेन आप पकड़ ही पाएँगे। क्या बदहाली थी। और 2014 से पहले तो ट्रेन्स की भी ये हालत थी कि टॉयलेट में ये जंजीर से बंधा हुआ लोटा छोड़ कर के गए थे। आज आज मतलब हर जगह की तो सूरत बदल रही है, रेलवे की कायाकल्प हो रही है। जगह-जगह जो है हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज, एयरवेज, सबकी तो सूरत बदल रही है। अब क्यों हो रहा है ये? अभी लोगों के घर में कल फिर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि 75 लाख गरीब परिवारों को हम मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। जी। कोविड काल से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध करा रही है ये सरकार। शौचालय बनाना घरों में भी, स्कूलों में भी, स्वच्छता अभियान चलाना, हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प, मतलब कितने काम ये लोग कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किए गए? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। पहले लूट-मार होती थी, भ्रष्टाचार की ही खबरें आती थी। आप ज़रा याद करिए कि मनमोहन सिंह के का जो दूसरा कार्यकाल था, वो किस कदर बदनाम थे। कॉमनवेल्थ हर से दूसरे लेकर दिन के कोई घोटाले की खबर आती थी, कभी 2G, कभी कोलगेट कोयला, की, कभी कॉमनवेल्थ, 2G की, ये जी की, वो जी की, पता नहीं कितने जो है वो गड़बड़ घोटाले होते थे। और अब वाड्रा जो का ये अलग, डीएलएफ। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल उस समय था। तो ये घबराए हुए ही इसलिए हैं कि इनके तो कपड़े उतरने वाले हैं इन 3, 4, 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले। और जो इस समय इन्होंने गलती कर दी है एक और, जिस तरीके से तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे ने सनातन धर्म के बारे में जो गलत बयानी की है, निचले स्तर की बयानबाजी की है, उसके बाद तो आप ये तय समझ लीजिए। और आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा था, जी। उन्होंने तो एकदम तय कर दिया है एजेंडा कि अब इन राज्यों के चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी जो ये गठबंधन बना है इनका, इंडिया अलायंस, इसको पूरी तरीके से सनातन विरोधी घोषित कर देना है, साबित कर देना है। जी, तो उन्होंने कल बयान में वो बोला है कि जो इंडिया अलायंस है वो सनातन धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। तो वो एक तरीके से वो मुद्दे को पूरे मेन स्ट्रीम में लाके उसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं मोदी जी। और वो मुझे बिल्कुल लगता है ये पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में भी उस पे काफ़ी चर्चा होगी। तय है, बिल्कुल तय है। जी, पर राहुल गांधी, अब जो यूरोप का उनका जो दौरा चल रहा है, तो उसमें जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हिंदू विरोधी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इंडिया के विरोध में कुछ नारेबाजी करते हैं या ये पास करते हैं, बिल्स पास करते हैं, इन लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं और वहां जाके चर्चा कर रहे हैं कि मैंने जी गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़ी है, और हिंदू धर्म का जो अर्थ है वो मुझे पता है, बीजेपी वालों को पता नहीं है। और हिंदू धर्म में ऐसा कहीं बताया नहीं जाता कि माइनॉरिटीज को ऑप्रेस किया जाए या फिर कास्ट में डिवाइड किया जाए, बल्कि
कास्ट सेंसस की मांग तो इंडिया अलायंस खुद कर रहा है और उनका वो टॉप एजेंडा है। फिर भी वो वहां जाके ऐसे कुछ बयान कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी ही भारत की संस्कृति को, भारत देश को विभाजन करने की कगार पे ला विभाजन विभाजन की कगार पे ला रखी है ऐसे। मैं एक्चुअल में इत्तेफाक से कल ही कुछ चीज़ों को मैं देख रहा था पलट करके। 1967 से लेकर के 2019 तक के जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट रहे हैं, किस पार्टी को किस चुनाव में कितना वोट शेयर मिला, कितनी सीटें मिली, ये सब मैं देख रहा था। और मैं इसलिए देख रहा था कि राहुल गांधी ने वहाँ एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि साहब वो 60% वोट शेयर का प्रतिनिधित्व करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति की ओर से डिनर का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया और ये लोग विपक्ष को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, विरोध को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 60% का प्रतिनिधित्व करने वाले मल्लिका अर्जुन खड़गे 67 से लेकर के अब तक कभी भी कांग्रेस को 60% वोट कभी नहीं मिले, नेवर, कभी नहीं मिले। 2 बार, एक बार 400 से ऊपर गया आंकड़ा जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 1984 में, जिसमें ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। सिमट करके नहीं रह गई थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी का गठन ही तब हुआ था, उससे पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था। और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बीजेपी के नाम से भारतीय जनसंघ पहले लोकसभा इलेक्शन में जा रहा था। नंबर 2, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि सब एक होता है ना हमारे यहाँ, जिस लीडर के साथ बेचारा शब्द लग जाए वो तो उसको तो फिर कोई हरा नहीं सकता। तो राहुल गांधी के साथ तो ये हुआ नहीं। राजीव गांधी के साथ हुआ कि बेचारे की माँ की हत्या कर दी गई। फिर राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, वीपी सिंह के साथ भी बेचारा शब्द लग गया। भाई राजीव गांधी ने बड़ा अन्याय किया इनके साथ, वित्त मंत्री थे, उनको हटने के लिए मजबूर कर दिया और ये तो फकीर आदमी है, राजा नहीं है। कई के साथ ऐसा हुआ और वो फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन की सरकार गिराई गई, फिर 13 महीने की सरकार 1 वोट से गिराई गई। तो वो सिंपैथी फिर और पूरा देश जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वहां इन्होंने क्या क्या नहीं उनके खिलाफ कहा, मौत का सौदागर तक कहा। तो पूरा गुजरात जो है वो तन करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया और कांग्रेस की आज वहां क्या। और बाद में मणिशंकर अय्यर के जो बयान थे, नीच चाय जी वाला, हाँ, जी हाँ, वो तो तब आए जब उनको सितंबर, बल्कि कल ही गुजरी है वो तारीख, 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। तब तालकटोरा स्टेडियम में इनका कोई अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। वहाँ मीडिया ने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि इस सदी में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और इसके बाद कहा कि अगर वो चाहें तो यहाँ तालकटोरा स्टेडियम के पास हम उनको चाय की दुकान खोलने की जगह दे सकते हैं। मतलब इतना बड़बोलापन, इतना अहंकार तो तब दिखा रहे थे जब नरेंद्र मोदी उस समय भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो इनके जो अहंकार हैं, इनका जो बड़बोलापन है और जो राहुल गांधी का आपने चर्चा किया है, तो 67 से लेकर के अब तक जो मैंने समीक्षा की कल बैठ करके, इस 2014 में जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ी, इससे कम सीटें तो कभी कांग्रेस की आई नहीं। इससे पहले 44 सीटों पर सिमट गई थी और 2019 का इलेक्शन फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा इन्होंने, 52 सीटों पर सिमट गई। तो इससे बुरी गत कोई आदमी अपनी पार्टी का और क्या कर सकता है। और अभी भी लगातार वो कांग्रेस पार्टी में भूसा भरे जा रहे हैं।
जो उनको पार्टी के भीतर कोई समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, या मैं तो कहूँगा कि दुस्साहस करता है, तो उसके साथ क्या होता है ये हमने बहुत सारे नेताओं के कांग्रेस से गमन के रूप में ऑलरेडी देखे हैं। बहुत सारे नेता बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया है। तो ये तो एक्चुअल में एक होता है ना कि किसी बच्चे के हाथ में जब आप कोई खिलौना दे देते हैं, तो वो खिलौने के साथ कुछ देर तो ठीक बिहेव करता है, उसके बाद वो उसको पटकना शुरू कर देता है। कभी उसको फेंकता है, कभी कुछ करता है, बहुत जल्दी उसको तोड़-ताड़ करके और उसको ख़त्म कर देता है। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए एक खिलौना है, जो इनके परनाना, इनकी दादी, इनके पिताजी, इनकी माताजी, ये सब इनको एक तरीके से विरासत में दे करके गए हैं कि ये खिलौना आपके लिए है। और जो बाकी के घर के सदस्य हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है ये कहने की कि भई इस खिलौने पर जितना अधिकार आपका है, उससे ज़्यादा हमारा है। हमने भी पूरी उम्र जो है इसकी सेवा में लगाई है। ऐसा कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं पार्टी के और संगठन के साथ और नेता नेता के साथ, और उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी की तो हम बात ही क्या करें। एक बार अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि ये ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको किसी किसी भी विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और कोई जानकारी ही नहीं है, फिर भी ये विशेषज्ञ हैं। जी। जी, और जब हम बात करते हैं ये राहुल गांधी ने बनाए हुए ये इंडिया अलायंस की, तो एक और तो ये सब साथ में आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं 28-30 नेता, और दूसरी ओर जब बात आती है सच में सीट शेयरिंग की या फिर इलेक्शन की, तो सब फिर आपस में लड़ते हैं। जैसे एक कल ही अधीर रंजन चौधरी का बयान है, जो उन्होंने ममता पे ताना कसा है कि वो तो चली गई G20 पे डिनर करने, तो ऐसी भी क्या बात थी? या फिर केरला में अगर हम देखें तो सीपीआई और कांग्रेस आपस में लड़ रही है। पंजाब में देखें तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे तो कोई अलायंस हो ही नहीं सकता कांग्रेस के साथ। तो फिर ये इंडिया अलायंस बचा कहाँ है? 2018 में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा। कर्नाटक के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी को 105 या 106 सीटें मिली थी। वो सबसे बड़ी पार्टी थी। 100, हाँ 108 मिली थी शायद, या 113 मिली थी। कांग्रेस को हारने के बावजूद 80 सीटें मिल गई थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ करती उससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता बेंगलुरु में लैंड कर चुके थे और एक तरीके से उनको ग्रैब में ले चुके थे देवगौड़ा पिता पुत्र को, और उनसे कहा कि हमें मुख्यमंत्री की सीट नहीं चाहिए, आप मुख्यमंत्री बनो। मतलब उनको सेहरा उनके सिर पर रख करके जबरन घोड़ी पर चढ़ा दिया और शपथ दिलवा दी। तो शपथ ग्रहण समारोह में कोई ही शायद ऐसा बचा हो जो मोदी विरोधी हो और बेंगलुरु में उस शपथ समारोह में शामिल ना हुआ। और उस समय जब शपथ ग्रहण हो गया, तो फिर ये सब इकट्ठा होकर के जो एक अंदाज होता है, ऊपर ऐसे हाथ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे। ये 2018 की बात है। इसके अगले साल लोकसभा का चुनाव था। वहां तो इन्होंने फोटो खिंचवा लिए और एक मैसेज देने की कोशिश की लोगों को कि हम सब एक हैं। अब तो मोदी की खैर नहीं है, अब तो गया मोदी, अब तो उसके पैर उखड़ गए। और जो इनका इकोसिस्टम है, ये जो वामपंथी मीडिया है और जो लुटियन मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये तो बम बम था वो बेंगलुरु का जो है सीन देख करके कि देखो ममता भी हैं, मायावती भी हैं, सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, अजीत सिंह से लेकर के वामपंथी नेता भी सारे हैं, ये तो सब इकट्ठे हो गए। अब तो गए नरेंद्र मोदी। क्या हुआ 2019 में? क्या ये सारे मिलकर के लड़े? क्या इन्होंने एक साथ मिलकर उसके बाद कोई जनसभा की किसी भी राज्य में या किसी भी एरिया में जाकर के? कुछ नहीं। केवल
लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इस तरह के उपक्रम करते रहते हैं। और यही इस समय ड्रामा पाखंड जो है वो पटना, बेंगलुरु से लेकर के मुंबई तक चल रहा है। मीटिंगों के दौर चल रहे हैं। अरे संयोजक तो छोड़ दीजिए, संयोजक तो अभी तक चुन ही नहीं पाए। सीट शेयरिंग पर तो शुरुआत तक नहीं कर पाए, बाकी छोड़ दीजिए, ये सीट शेयरिंग भी छोड़ दीजिए। अभी तक लोगो तय नहीं हुआ कि इस गठबंधन का लोगो क्या होगा, उस पर सहमति नहीं बनी है। और जो बात आप कह रहे हैं कि पंजाब में और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कह दिया कि इधर तो देखना भी मत। ममता बनर्जी कहेगी इनको कि पश्चिम बंगाल की तरफ देख लो, या अखिलेश यादव कहेंगे कि आ जाओ उत्तर प्रदेश में, आधे उत्तर प्रदेश में तुम घूम लो, आधे में मैं घूमता हूं। अभी तो लालू में, नीतीश में और कांग्रेस में जूतम पजार होने वाली है सीटों को लेकर के। अलग अलग राज्यों में कोई भी कांग्रेस को पैर रखने की जगह नहीं देगा। और ये जो अधीर रंजन चौधरी के बयान की आप बात कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी की हैसियत क्या है ये हम अतीत में भी कई बार देख चुके हैं। और क्या उनकी गत बना करके रखी हुई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो जिस तरह की बयानबाजी पश्चिम बंगाल में करते हैं या नई दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ करते हैं, तो क्यों फिर ममता बनर्जी को इस इंडी अलायंस की बैठक में सोनिया गांधी के बराबर में बिठाया जाता है? अजीब मजाक करते हैं ये लोग। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि साहब वो मल्लिकार्जुन खड़गे को चूंकि राष्ट्रपति ने नहीं बुलाया था डिनर में, तो इसलिए हम और कुछ मुख्यमंत्री बायकॉट कर रहे थे डिनर का। अगर ममता बनर्जी भी डिनर का बायकॉट कर देती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। तो टीएमसी के शांतनु सेन जो एमपी हैं, उन्होंने जवाब दे दिया ना उनको कि प्रोटोकॉल पर ज्ञान लेने की जरूरत हमें कांग्रेस से नहीं है। प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे निभाया जाता है, ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। इनके हिमाचल के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, उनको तो नहीं रोक पाए ये। इसी तरीके से नीतीश कुमार इसी जी, इंडी नीतीश जी भी थे। अलायंस के ही घटक दल हैं, और एमके स्टालिन भी जो वहां मौजूद थे। वो तो हिमंता के साथ बैठे थे नीतीश कुमार। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो बाइडेन के साथ खड़े हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये इस तरह के जो ये ड्रामे हैं, पाखंड है, ये जो गठबंधन बनाए जाते हैं, ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये आगे चल ही नहीं सकते हैं। नवंबर दिसंबर आते आते आप देखिएगा, इनमें से आधे से ज़्यादा भाग खड़े होंगे। सीट शेयरिंग हो ही नहीं सकती है, उस पर सहमति हो ही नहीं सकती है। 1, 2, 3 सभाएं होते होते उसके बाद आप देखिएगा ये अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी सभाएं करते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ जी, होने सीट वाला का नहीं। भी ये है कि ना तो कोई और कांग्रेस को स्पेस देगा, या फिर कांग्रेस जहाँ पे स्ट्रांग है जैसे एमपी है या राजस्थान है, गुजरात है, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपको वहां पे स्पेस देगी? क्योंकि वही आगे चल के जो स्टेट इलेक्शन होंगे वहां पे आप और फिर कांग्रेस को टक्कर देगी। तो कांग्रेस भी अपनी जगह क्यों देगी दूसरों को? कांग्रेस ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल को अपमानित करना शुरू कर चुकी है। फोटो भी नहीं डाला और था अभी लास्ट पोस्टर में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हरकतें हैं ही ऐसी। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ पहुंच गए, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करके चले आए, भूपेश बघेल के ऊपर अटैक करके आए। यहाँ मध्य प्रदेश में आ गए, मामा के बारे में कुछ कह के आए कि अब ये नया चाचा आ गया है, यानी मैं आ गया हूँ। और जो पहली सरकारें थी उनके बारे में भी कुछ कुछ कह करके चले आए। सौरभ भारद्वाज ने तो कह ही दिया था, मुंबई बैठक और बेंगलुरु बैठक से पहले ही कह दिया था, बल्कि पटना बैठक से भी पहले कह दिया था कि आप दिल्ली और पंजाब की तरफ मत देखना लोकसभा चुनाव में। उसके बाद हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ ना देखने के बारे में सोचेंगे। तो इनके
इनके भी तो वो शेख चिल्ली वाले सपने हैं ना, तो उनको ये मूर्त रूप देना चाहते हैं। और कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का इतिहास क्या रहा है, किस तरह के इनके रिश्ते रहे हैं, अभी भी जिस तरह की पुरानी वीडियो निकल कर के आ रही हैं संजय सिंह की, अरविंद केजरीवाल की, सोनिया गांधी की, जो इन्होंने आरती उतार रखी है, जो पुराने हेलीकॉप्टर सौदे में के साहब इटली की अदालत में जो आरोप पत्र पेश किया गया है उसमें सोनिया गांधी का नाम है। अगर सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके ठीक तरीके से इंट्रोगेशन किया जाए तो सब कुछ उगल देंगी। इस तरह के तो बयान दे रखे हैं अतीत में इन्होंने। और जिन अब घटक दलों के साथ, गठबंधन दलों के सहयोगियों के साथ ये खड़े होकर के चित्र उतरवा रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कह रखा है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आगे नहीं चलने वाला है। और इसका हमने एक लाइव एग्जांपल देख लिया कि महाराष्ट्र में जो एक कहते हैं 3 विरुद्ध विचारधाराओं की पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना एक साथ, केवल उनका एक एजेंडा था कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना, इसलिए उन्होंने जो गठबंधन किया। तो बाद में आज हम देखते हैं कि विपक्ष में वैसे अभी सिर्फ कांग्रेस बचा है। एनसीपी और शिवसेना का एक जो मेजर घटक था वो बीजेपी के साथ चला गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें एक कुछ ऐसा देखने मिल सकता है कि अगर जो विरुद्ध विचारधारा की पार्टियां एकत्र आएंगी, तो जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, अगर उनकी सीट अगर दूसरे को जाने वाली है, तो वो भी कहीं ना कहीं या तो विपक्ष से लड़ेंगे या फिर बीजेपी में आ जाएंगे कि उनकी सीट किसी और को ना जाए। इसके बारे में आपको क्या लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखा है। देखिए, शिवसेना में जो 40 एमएलए टूटे थे वो क्यों टूटे थे? क्योंकि 2019 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े थे। किन के खिलाफ लड़े थे? कहीं एनसीपी के खिलाफ लड़े थे, कहीं कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, और वो जीत करके आए थे। अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहते तो उनकी क्या गत होने वाली थी? क्योंकि वित्त मंत्रालय था अजित दादा पवार के साथ, और उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने तो शिवसेना के विधायकों को छोड़ करके अपनी पार्टी के एमएलए को भी उपकृत किया, जो हारे हुए थे उनको भी उपकृत किया, और थोड़ा बहुत कांग्रेस के लोगों के लिए भी किया। लेकिन शिवसेना वालों को तो ठिकाने लगाया हुआ था। इनकी शिकायतें ही ये थी कि सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारा और वित्त मंत्री हमारे क्षेत्रों के लिए पैसे रिलीज नहीं करता है। ये अपने अपने जो इनके हारे हुए एमएलए हैं या जो इनके मंत्री हैं दूसरी सीटों से, उनको उपकृत कर रहे हैं। तो जब जमीन पर जाकर के आपको फिर से एक दूसरे का सामना करना होता है, तब असलियत में पता लगता है कि जनता का मूड क्या है आपके प्रति। तो बहुत सोच समझ करके ही उन लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था। वैसे तो अगर गहराई से देखें, महाराष्ट्र से चूंकि आप आते भी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वहाँ की राजनीति को, वहाँ के राजनीतिक दलों के नेताओं के चरित्र को, उनके इतिहास को। शिवसेना का जो हाल हुआ है, ये तो शरद पवार ने किया है। जी। शरद पवार ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, और बाद में हालत ये हो गई कि जो रही सही कसर थी वो पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी, और उसके बाद फिर शरद पवार की पार्टी भी दो खंडों में विभाजित हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि अजित पवार और जो 8 दूसरे विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, इसके पीछे शरद पवार की ही इच्छा है, उन्हीं का खेल है। पर वो इतने चालाक बनने की कोशिश करते हैं कि मेरी चालाकी ना पकड़ी जाए, पर इस बार तो वो पूरी तरीके से निवस्त्र हो गए। इस बार तो हालत ये है, बोलने लायक नहीं बचे हैं। और उनका जितना पानी उतरा है, इतना तो विपक्ष के और किसी भी नेता का नहीं उतरा है। अब आप इस इंडी गठबंधन में देख लीजिए, शरद पवार की कोई पूछ है, कोई सम्मान है, कोई सलाह है? कुछ नहीं।
बिल्कुल अलग-थलग पड़ गए हैं। और कल की बैठक ज़रूर उनके आवास पर हुई थी, पर ज़रा ये देखिए कि इसमें क्या पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल थे विचार-विमर्श करने के लिए? उन्होंने जो कमेटी गठित की थी, उसमें अपनी पार्टी के कुछ-कुछ लोगों को नामित कर दिया और उनको हेड करके शरद पवार बड़े प्रसन्न हैं और आत्मसंतुष्ट हैं कि चलिए, बाकी दलों के कुछ नेता तो हैं जिनको मैं प्रेज़ाइड कर रहा हूँ, जिसकी अध्यक्षता कर रहा हूँ, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है वरुण। एक इंडिया अलायंस का और एक जो प्रॉब्लम हमें दिख रहा है भविष्य में, तो जैसे जनता पार्टी बनी थी इंदिरा गांधी के विरुद्ध, तो उसमें इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट किया था कि इनकी सरकार बन भी पाई तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि देयर आर टू मेनी प्राइम मिनिस्टर्स इन वेटिंग। तो हम जो इंडिया अलायंस देखते हैं, इसमें वही एक इशू आ रहा है। और कल तो हद तो ये हो गई कि प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है उद्धव ठाकरे गट की, तो उन्होंने कहा कि हमें अपेक्षित है कि उद्धव ठाकरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहे इंडिया अलायंस के। तो इस बात पे बाकी जैसे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या स्टालिन हो, जिनकी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं अलायंस में, तो ऐसे लोग क्यों शांत रहेंगे और ये क्यों सहमत होंगे? एक्चुअल में 1977 और 2023 में मूलभूत अंतर है। 1977 में इंदिरा गांधी को पता था कि उन्होंने क्या पाप कर रखे हैं और वो अ, इलेक्शन हारेंगी। बावजूद इसके कि आईबी ने एक रिपोर्ट दी थी कि साहब आप ह्यूज मैंडेट लेकर के वापसी करने वाली हैं। वो आईबी की रिपोर्ट बहुत ही कहना चाहिए चंडू खाने की थी। इन्होंने झोंक में आकर के वो चुनाव करवा दिए और बहुत बुरा हाल हुआ। हालाँकि बुरा हाल होने के बावजूद 154 सीटें फिर भी कांग्रेस को 1977 में मिली थी। दक्षिण के बहुत सारे राज्यों से उनको ताकत मिली थी। उत्तर जी। में तो वो अपना भी इलेक्शन हार गई थी। पर तब चूँकि इमरजेंसी के बाद वो इलेक्शन हो रहा था, इंदिरा गांधी को पता था कि आप सत्ता से बाहर जाएँगी और ये लोग सत्ता में आएँगे। तो इसलिए वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री पद के बहुत सारे चेहरे हैं। आज तो वो स्थिति नहीं है। आज तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कोई पाप भी नहीं कर रखे हैं, कोई इमरजेंसी जैसी भी चीज़ नहीं की है। बल्कि हालत ये है कि उनके कार्यकाल में तो जो उनके सपोर्टर माने जाते हैं, मीडिया में भी, उनके खिलाफ भी अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। यानी इतना इतना डेमोक्रेसी है कि खुलेआम जो है ये सब काम हो रहा है। और इनको भी पता है जो इकट्ठा हुए हैं 26-28 दल कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो उन्होंने कह भी दिया, जो कांग्रेस के इनके नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा कि ये सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली नेता हैं, इतने लोकप्रिय नेता हैं कि अकेले-अकेले ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इससे कड़वा सच तो कोई कह नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। तो नरेंद्र मोदी की वापसी में तो किसी को कोई शक-शुबा है नहीं। देश के भीतर भी सब जानते हैं, विदेशों में भी अब तो सब जान चुके हैं, जिस तरीके से उनका सम्मान हो रहा है, जिस तरीके से अलग-अलग देश दीर्घकालिक समझौते उनकी सरकार के साथ कर रहे हैं, उनको पता है कि यही आ रहे हैं। और जितने भी सर्वे, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उनमें किसी में एक में भी ये नहीं कहा गया है कि उनको विखंडित जनादेश मिलेगा या त्रिशंकु लोकसभा होगी। सब कह रहे हैं कि नहीं, स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। तो इतने तो ये भी सूरदास नहीं है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या होने जा रहा है। तो ठीक है, अपने-अपने नेता की ब्रांडिंग करो ताकि अपने-अपने राज्य में मतदाताओं में एक थोड़ी-सी खुशफ़हमी, गलतफ़हमी उद्धव ठाकरे के बारे में हो जाए। उधर रानिल विक्रमसिंघे ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी के अरमान जगा दिए ये कह कर के कि क्या आप जो हैं इस अलायंस की लीडर बनने जा रही हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने जा रही हैं। तो अलग-अलग राज्यों में ये इस तरह के शिगूफे छोड़ेंगे ताकि मतदाताओं में ये भ्रम एक पैदा किया जा सके, फैलाया जा सके
कि ममता ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं, उद्धव ठाकरे ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, या नीतीश बाबू ही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ऐसा तो अरविंद केजरीवाल भी फैलाने वाले हैं, और वो आपके टीआरएस से बीआरएस बने केसीआर भी, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो ये अलग अलग राज्यों में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम वोट इस नाम पर मिल जाए कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई तथ्य और सत्य नहीं है। जी, तो अंत में एक जिस विषय से हमने शुरू किया था स्पेशल सेशन, तो उसमें एक जो सबसे विवादास्पद जो ऑपोजिशन के लिए बिल है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने एक सुनवाई में जजमेंट दिया था अभी मार्च में कि जो अपॉइंटमेंट होगी इलेक्शन कमिश्नर की, तो उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई होंगे तब तक क्यों जब तक कोई इस वैक्यूम को फिल ना करे। तो एग्जैक्टली, अब ये एग्जैक्टली। जो अब ये जो नया बिल आ रहा है तो वो वैक्यूम को फिल करके सीजेआई के जगह यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर को लाया जा रहा है। पर इसमें ऑपोजिशन को ये डर है कि फिर इलेक्शन भी बीजेपी के हिसाब से होंगे क्या? 2014 से पहले क्या कांग्रेस के हिसाब से इलेक्शन होते थे? और जो 2014 से पहले इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते थे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से बनाए जाते थे, या कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि जिसमें सरकार की कोई भूमिका ना होती हो, ऊपर से ही वो टपक जाते हों कि ये चीफ कमिश्नर बन गया है, ये इलेक्शन कमिश्नर है? ये एक्चुअल में फिर से वही मैं बात कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। 2014 से पहले क्या इस देश के हर नागरिक के पास अपॉइंटमेंट लेटर था, नौकरी थी, और वो नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे छीन ली कि लाओ ये अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ देता हूं तुम्हारे? एक लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। आज तक कोई कानून था ही नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो जो पीठ थी, शायद 3 सदस्यीय पीठ थी, उसने नहीं, कहा 5। था कि जब तक ये व्यवस्था ना हो जाए तब तक जो चीफ जस्टिस हैं वो एक तीसरे व्यक्ति वहां बैठेंगे। तो अब तो कानून बन रहा है, तो अब चीफ जस्टिस क्यों होंगे? और हर मामले में चीफ जस्टिस क्यों होंगे? चीफ जस्टिस कोई चुने हुए नेता हैं क्या इस देश के? चीफ जस्टिस का जो काम है या अदालतों का जो काम है, वो अपने उस काम पर फोकस करें। मतलब इस देश की जनता के द्वारा चुने गए प्राइम मिनिस्टर पर अगर आप अविश्वास करेंगे, तो फिर तो आप भारत की पूरी जनता पर अविश्वास कर रहे हैं। ऐसे चलेगी डेमोक्रेसी? इस तरीके से काम होगा? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर पिछले दिनों से लगातार बहस हो रही है वरुण जी, और ख़ास जी, तौर से जो सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के जजेस की टिप्पणियां हैं, जिस तरह से वो उनका व्यवहार है, अनर्गल टिप्पणियां मैं कहूँगा, जिसका केस की मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है और जो जी। ऑन रिकॉर्ड भी नहीं होती है, इस तरह की टिप्पणियां कर दी जाती हैं। सेलेक्टिव तौर पर कुछ मामलों में संज्ञान ले लिए जाते हैं, स्वतः संज्ञान, और बहुत सारे मामलों में आंखें मूंद ली जाती हैं। तो काफ़ी लोगों ये को एक, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है तीस्ता से तलवार जैसे। रात को 9:30 बजे आप अदालत खोल करके बैठे हुए हैं, और एक ही कश्मीरियों को दिन में कहा आप। जाता है कि ये पुराना मसला है, इसको भूल जाइए अभी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं आप। अभी स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म के बारे में जो बकवास की है उसके बारे में आप कोई नोटिस ही नहीं ले रहे हैं। और वहां पर बहुत सारी याचिकाएं भी लगी, मांग भी की गई कि आप इसका स्वतः संज्ञान लीजिए, फिर भी आप खामोश बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं लोगों की समझ में अब आने लगी हैं। इसलिए सरकार भी अब थोड़ा सा जरा
सख्ती के मोड में आ गई है और ये बताने के मुझे लगता है कि मोड में भी आ गई है कि फैसले हम लेंगे, आप नहीं लेंगे। जी। तो कांग्रेस ने तो स्पेशल सेशन के लिए व्हिप जारी कर दिया है, क्योंकि उनको ऐसी अपेक्षा है कि ये एजेंडा बस लोगों को मिसट्रैक या मिसलाइन करने के लिए है, जो मोदी गवर्नमेंट का, वो कुछ और ही है। वो या तो विमेन रिजर्वेशन बिल लाएँगे या फिर कुछ और करेंगे। तो इस बारे में आपको क्या अपेक्षा है कि कुछ मोदी गवर्नमेंट कुछ सच में बड़ा करने वाली है? देखिए, अभी जिस तरह की अब तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार का, उसमें कुछ नहीं कह सकते। उसमें आप कोई कयास भी नहीं लगा सकते। जितने लोगों ने अभी तक कयास लगाए थे स्पेशल सेशन को लेकर के, अब वो मुँह छिपाते फिर रहे हैं। तो मैं कोई कयास लगाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट अभी भी आ सकता है और जो एजेंडा कल शाम जारी किया गया है सचिवालय की तरफ से, लोकसभा सचिवालय की तरफ से, हम उस पर विश्वास करके चल रहे हैं कि 18 तारीख को क्या होगा और उसके बाद जो 4 दिन का सेशन नई संसद में गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होगा, उसमें फिर कौन-कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी और लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा सरप्राइज़ आ सकता है, हो सकता है, जिसके बारे में अभी किसी ने सोचा नहीं है। काफ़ी जी। लोगों को इस बात पे भी आपत्ति है कि गणेश चतुर्थी के ही दिन क्यों नए संसद में जाना है? ऐसे लोगों को स्यापा करने दीजिए। इन लोगों की समझ में अब तक आ जाना चाहिए था कि चीज़ें बदल चुकी हैं और केवल इस गणेश चतुर्थी की बात नहीं है। इससे पहले भी जब नई पार्लियामेंट का लोकार्पण किया गया था, तब भी तो जो हमारी वैदिक और हमारी सनातनी परंपराएँ हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ था, सारा पूजा-पाठ हुआ था। सेंगोन की जो स्थापना स्पीकर की चेयर के पास की गई है, वो क्या था? तो ये आँख मूंदने से या स्टेटमेंट जारी करने से कुछ नहीं होगा। देश किस तरफ निकल पड़ा है, चल पड़ा है, ये अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। ओमकार जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। थैंक यू सो मच। नमस्कार।